राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल। तो जैसा कि हमारा सिलेबस चल रहा था, पहली क्लास जेनेटिक्स की आ चुकी है साहब, और पहली क्लास में ये समझा चुका हूं कि मेथोडोलॉजी टर्मिनोलॉजी क्या है जेनेटिक्स की। अब मेथोडोलॉजी टर्मिनोलॉजी क्या समझाई थी कि भैया जीन क्या है, एलील क्या है, कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, सारा का सारा जो स्ट्रक्चर था, बेसिक जो नींव थी जेनेटिक्स की, वो बता चुका हूं साहब, और वो आपको बताई जा चुकी है और खत्म की जा चुकी है। अब हम बढ़ रहे हैं जेनेटिक्स के अगले पड़ाव पर कि हाँ साहब जेनेटिक्स है क्या। भाई पिछली क्लास में हमने बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जेनेटिक्स का, लेकिन अब जो एनसीईआरटी पढ़ाना चाह रही है, देखिए मैं बार बार फोकस एनसीईआरटी पे ही करूंगा भैया, मैं आपको साफ बात बता दूं, मैंने खुद नीट दिया है, नीट के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं मैं, और मैंने पढ़ाया भी है। हर चीज एनसीईआरटी भगवत गीता है गुरु, चाहे वो 10th की हो, चाहे वो 12th में बोर्ड की बात कर लो, और चाहे वो नीट की बात कर लो, इवन नीट पीजी, सब में एनसीईआरटी का बड़ा तगड़ा रोल है, इसलिए हर बात एनसीईआरटी की होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बच्चों। पहली क्लास में मैंने आपको बता चुका हूं, इससे पहली क्लास में कि टर्मिनोलॉजी क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी खत्म कर चुका हूं। अब शुरू करते हैं। आपने एक साइंटिस्ट का बड़ा नाम सुना होगा जेनेटिक्स के अंदर, मेंडल। हाँ साहब, मेंडल ने ये परफॉर्म किया, मेंडल ने वो परफॉर्म किया। थोड़ी सी बात स्टार्टिंग में मेंडल की कर लेते हैं। हाँ साहब, मेंडल कौन? तो मेंडल एक साइंटिस्ट थे, जैसा कि आपको पता है, बोटेनिस्ट या जूलॉजिस्ट, थोड़ा बहुत पढ़ते रहते थे साइंस के बारे में, बायोलॉजी में उनका इंटरेस्ट था। अब इंटरेस्ट तो था ही था, तो क्या हुआ, वो साइंटिस्ट के बाद ऐसा कह सकते हो आप, क्या रहे, पादरी रहे एक चर्च के, प्रीस्ट थे, प्रीस्ट, पादरी। अब आपको पता ही है कि मंदिरों में, मस्जिदों में, चाहे चर्च वगैरह में आपको देखेंगे आप, जो लोग पूजा वगैरह करते हैं, उनके पास पूजा करने के बाद समय बचता है, तो साहब करें क्या। तो मेंडल भैया क्या करते थे, मेंडल भैया को बड़ा शौक था किसका, प्लांट व्लांट लगाने का, पौधे वौधे लगाने का। आप में से भी कईयों को शौक होगा। तो मेंडल भाई साहब पौधे लगाया करते थे। तो उन्हें अब फालतू के पौधे लगाने से अच्छा, तुम्हें पता चर्च में या मंदिर में बड़ा सा वाला गार्डन एरिया तो होता ही है सबके पास, सुंदर लगाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए उसको। तो वो क्या करते थे मेंडल भैया मटर के पौधे लगाया करते थे। उनके यहां पर मटर आसानी से मिल जाती होगी, तो मटर के पौधे लगा लेते थे वो। अब आपने भी देखा होगा कि माली जो होता है, जो रखवाली करता है, जो पौधों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, या सारी चीज देखता है उसकी, पौधों की, उसे हर नॉलेज होती है कि भैया कमल का फूल कहां खिलेगा, गुलाब का फूल कौन से महीने में खिलेगा। ऐसे ही मेंडल को जानकारी होने लगी हल्के हल्के कि हाँ यार, पी प्लांट में क्या होता है। अब उसके अंदर साइंस वाला दिमाग तो था ही, तो उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करता रहता था कि हाँ इस वाले का पॉलिनेशन इससे करा दिया, इसका पॉलिनेशन इससे करा दिया, और दिमाग तो था ही, तो एक डाटा बना लेता था, और डाटा बना करके देखता था कि हाँ ये चीज हो रही है। ऐसे ही कर करके उसने जेनेटिक्स को बनाया, जेनेटिक्स को समझाया। अब आप समझिए कब की बात है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि दिस इज द टाइम लगभग ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी। अब मिड 19th सेंचुरी की बात करूं तो लगभग कब की बात है, 1850 के लगभग की बात है, 1850 के लगभग। और एग्जैक्टली अगर बात करूं तो बात है 1856 से लेकर के 1863 तक। इससे पहले क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, इससे बाद क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। सॉरी, जो सारा काम किया गया है मेंडल के द्वारा, वो इन ही 7 सालों में किया गया है। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि मेंडल ने 7 साल लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए। वो एक्सपेरिमेंट्स इन्हीं 7 सालों में करे, 1856 से लेके 1863 तक, 1856 टू 1863। इतना समझ में आ गया कि भैया मेंडल की कहानी 1856 से 1863 तक रही है, मेनली उसके एक्सपेरिमेंट्स रहे इस दौरान। तो वो भाई साहब किस पे काम कर रहे थे, मैं वो चीज सबसे पहले ले रहा हूं। उन्होंने काम किया मटर के पौधे पर, दैट इज पी प्लांट। किस पे काम किया,
पी प्लांट। अब आज ही पहली क्लास में मैं आपको याद करा दूंगा, आने वाली क्लासेस में हजारों प्लांट्स के नाम याद हो जाएंगे अपने आप। आपको मैं 20 बार रिपीट करूंगा, जेनेटिक्स में तो इसको कई बार रिपीट करूंगा। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम अगर मैं देखूंगा, आज पहली क्लास में याद कर लो, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, यह चीज आपको याद होना चाहिए कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा, पाइसम सटाइवम। आइए अब एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं मेंडल भाई साहब के। तो मेंडल क्या था, थोड़ा मैथमेटिक्स भी जानता था। तो बायोलॉजी में यह पहली बार हुआ कि मेंडल ने क्या करा, मैथमेटिक्स यूज कर दी, स्टैटिस्टिकल डाटा यूज करे उसने। जैसे कैसे, 1000 प्लांट लिए हैं, 1000 प्लांट में से कितने टॉल आए, कितने छोटे आए, कितनों के अंदर फ्लावर का कलर वैसा आया, कितनों के अंदर सीड का कलर वैसा आया। अब और बायोलॉजी वाला साइंटिस्ट होता तो वो तो क्वांटिटेटिवली देख नहीं पाता, लेकिन मेंडल को मैथमेटिक्स की नॉलेज थी, स्टैटिस्टिकल डाटा उसे आता था। तो वो क्या करता था, हाँ साहब 1000 में से 3/4 मतलब 3/4 लगभग 75% ये हो गए, 25% ऐसे प्लांट हो गए। तो उसके अंदर मैथमेटिकली टर्म, और इवन कई बार ऐसा हुआ, ऐसा देखा गया कि मेंडल जो है, आपको आगे पर पढ़ाऊंगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। इन फॉर्मूले से भी वो कई सारी चीजें सॉल्व करता था अपने एक्सपेरिमेंट्स की। तो कहीं ना कहीं उसकी जो मेथोडोलॉजी थी वो स्टैटिस्टिकल डाटा पे बेस्ड थी। अच्छा, अब दूसरी चीज पे आ जाओ। एक बात आप समझ लीजिएगा, मेंडल, ये आपके यहां कहा गया है एनसीईआरटी में कि द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन मेंडल्स थ्योरी गिव्स हिम मोर क्रेडिबिलिटी। उसकी विश्वसनीयता को और बढ़ा देते थे उसके जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्टैटिस्टिकल डाटा यूज होता था। और दूसरी चीज मैं बता दूं, वो मेंडल की जितनी भी बातें थी वो हवा में नहीं थी कि हाँ साहब हवा में कह दिया कि 1000 प्लांट थे तो 75% टॉल हो गए, 3/4 और 1/4 कैसे हो गए, ड्वार्फ हो गए। नहीं, हर चीज का उसके पास लिखित प्रूफ हुआ करता था, हर चीज का। इसलिए कहा गया है कि मेंडल की बातें इन्फ्रेंसेस नहीं थी। एनसीईआरटी क्या कह रही है, द मेंडल्स पोस्टुलेट्स वर नॉट इन्फ्रेंसेस। हवा में कोई बात नहीं थी, सारी बातें कागज पे थी, सारी बातों का प्रूफ था। तो इन 7 सालों में मेंडल भैया ने खूब दवा के एक्सपेरिमेंट किए। अब ये समझिए, हमारी पहली हेडिंग जो एनसीईआरटी की है वो क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। भैया पिछली क्लास में बता चुका हूं कि इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिट मतलब ट्रांसफर होना, एंस मतलब प्रोसेस, अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के ऊपर ही स्टडी करी किसने, हमारे मेंडल साहब ने। उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या किया। समझ में आ गया? आइए, तो मेंडल ने पी प्लांट पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए साहब, और लगभग 7 साल एक्सपेरिमेंट किए, 1856 से लेके 1863 तक। अब पहली लाइन एनसीईआरटी की आपकी ये कहती है कि मेंडल परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। अब एक नया टर्म जुड़ गया यहां पे कि भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आप पूरी जेनेटिक्स में पढ़ोगे कि ये इसका हाइब्रिड है, ये प्रोजेनी इसकी हाइब्रिड है। तो ये चीज समझना जरूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। आ जाइए समझिए, अरे बड़ा मजा आ जाएगा। हाइब्रिड मतलब अलग वर्ड हो गया, ये कोई तोड़ के पढ़ने वाली। ऑक्सीडेशन मतलब हो गया कोई प्रोसेस। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बनना। एशन मतलब कोई प्रोसेस। द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ऐसे ही है हाइब्रिडाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब होता क्या है उस चीज को समझिएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहते कैसे हैं। आपकी एनसीईआरटी लिखती है या तो 2 स्पीशीज हो,
दो अलग अलग स्पीशीज का क्रॉस करा रहे हो हम, या फिर स्पीशीज सेम हो तो सब स्पीशीज डिफरेंट हो। समझने की प्रयास कीजिएगा, दोनों एग्जांपल समझाऊंगा, स्पीशीज भी और सब स्पेसिफिक लेवल पे भी। जैसे समझो, हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हमने क्या किया, दो कुत्ते ले लिए, दो कुत्ते की ब्रीड ले ली। आपने सुना होगा, एक ले लिया बुलडॉग जिसकी हाइट 6 फीट लगभग होती है, बड़ा बढ़िया कुत्ता होता है, लंबा सा, और एक ले लिया मैंने जर्मन शेफर्ड। अब बुलडॉग का मैंने ले लिया मेल बुलडॉग, बुलडॉग बीडी, इसका क्रॉस करा दिया किससे? फीमेल से। किसकी? जर्मन शेफर्ड की, जी फॉर जर्मन शेफर्ड। तो है तो एक ही जीनस के, लेकिन स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट है। वो बुलडॉग की स्पीशीज का बंदा है और ये जर्मन शेफर्ड की स्पीशीज का बंदा है। अब जब बुलडॉग की स्पीशीज का मेल जर्मन शेफर्ड की फीमेल से क्रॉस करेगा, मेटिंग करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, तो कुछ बनेगा, बच्चा बना। सपोज दैट बच्चा इज नोन एज हाइब्रिड। उस कुत्ते जो बच्चा बनेगा उसे क्या कहेंगे? हाइब्रिड। अब आ जाओ दूसरी चीज समझते, स्पीशीज के लेवल पे समझ गए, अब आ जाओ सब स्पीशीज के लेवल पे। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अब सब स्पेसिफिक लेवल में आप ये ध्यान रखिएगा कि क्लाइमेट चेंज हो जाए तब भी सब स्पीशीज लेवल डिफरेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल बताऊंगा आपको, हम इंडियंस हैं, हमारे यहां का क्लाइमेट अलग है, हमारे यहां का वेदर अलग है, हमारे यहां की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बहुत तो अलग होगी। अब अफ्रीका की बात कर लें तो अफ्रीका में क्लाइमेट अलग है, वहां की एडेप्टेशन अलग है, वहां का एनवायरमेंटल सिचुएशन अलग है, और आप जानते हो कि एनवायरमेंट कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पर फर्क डालता है, तभी तो वहां के लोग काले हो गए। अरे जीन में फर्क ना होता तो वहां के लोग काले ना होते, क्योंकि जीन ही तो कैरेक्टर को बनाता है। मैं थोड़ा सा सांवला हूं, मेरे बालों का रंग काला है, मेरी दाढ़ी अच्छी आती है, मेरे कान ऐसे हैं, ये सब किसने बनाए हैं? भाई जीन ही तो क्या बनाता है? प्रोटीन, और प्रोटीन से ही तो क्या बने हैं मेरे कान, और प्रोटीन से ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है। अल्टीमेटली जीन ही तो कैरेक्टर बना रहा है, तो हो वही रहा है। तो सपोज करो एग्जांपल ये आ गया कि साहब सब स्पेसिफिक लेवल पे एक लड़की थी अफ्रीका की, लड़का था इंडिया का। अब अफ्रीका की लड़की की शादी हो गई इंडियन लड़के से, दोनों के बीच क्रॉस हुआ, मेटिंग हुई और एक बच्चा पैदा हुआ। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब जो बच्चा पैदा हुआ उसे हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड, क्योंकि कहीं ना कहीं सब स्पेसिफिक लेवल पे डिफरेंस आ गया। अब आप समझ गए हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिड बनते कैसे? कि या तो स्पीशीज लेवल में डिफरेंस कर दो, आप दो डिफरेंट स्पीशीज के लोगों को क्रॉस करा दिया। जैसे एग्जांपल में बताऊं आपको, इनसाइड में रखा म्यूल, वो म्यूल देखा था आपने, खच्चर का क्रॉस कराया था हिनी, वो दो स्पीशीज डिफरेंट थी, दो डिफरेंट स्पीशीज का तब क्रॉस करा दिया तो म्यूल नाम का खच्चर बना, जिसके अंदर घोड़े जैसी ताकत थी और गधे जैसा वो आसान था और सामान को ढो सकता था। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और मेंडल साहब बेसिकली किस पे काम करते थे? हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ये समझते हैं कि मेंडल साहब हाइब्रिडाइजेशन करते कैसे थे। भाई कहीं से तो शुरुआत करता होगा वो, तो करते कैसे थे? टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आइए, सबसे पहला जो स्टेप था, मेंडल क्रॉस कराता था, क्रॉस कराने से पहले ये सब करता क्या था वो चीज समझ लेना आप, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वो चीज समझो। सबसे पहले मेंडल क्या करता था? सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग, सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आया, ये ध्यान रखिएगा, मैं समझा रहा हूं अभी। सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन्स, प्योर लाइन कह लो, या जो दूसरा टर्म इसके लिए यूज किया गया है उसे कह लो ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज। अब प्योर हाइब्रिडाइजेशन समझ गए। अब दूसरा टर्म हमारे पास आ गया क्या? प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग।
भाई साहब के प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, ये चीज समझ लो आप। आइए आप अपने दिमाग में इमेज बना लो। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब जाइगोट, ऐसा जाइगोट जिसके अंदर दोनों एलील जो माता पिता से आए हैं सेम हो, उसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस। ऐसा जाइगोट जिसके अंदर माता पिता से आने वाले दोनों जीन डिफरेंट हो, उसे क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, देखो जरा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, एक आया पापा से एक आया मम्मी से, दोनों आए सेम, दिस जाइगोट इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगोट। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक आया पापा से एक आया मम्मी से, लेकिन दोनों एलील डिफरेंट है, तो क्या कहेंगे हम इसे, हेटेरोजाइगोट कंडीशन। अब अगर मैं बात करूं प्योर लाइन की, तो प्योर लाइन के बारे में सबसे पहला टर्म तो ये समझ लो आप कि प्योर लाइन हमेशा कैसे होंगे, होमोजाइगस कंडीशन। आपको कोई भी जीन या कोई भी एलील होमोजाइगस कंडीशन में मिल जाए, आप फिक्स कर दीजिएगा कि ये प्योर लाइन है, ये ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज है। अब मैं आपको मतलब समझा देता हूं। ये तो आपने पहचान लिया, आपको कहीं भी होमोजाइगस कंडीशन कैसी भी, सपोज करो कैपिटल आर दिख जाए, हाँ साहब प्योर लाइन है, ट्रू ब्रीडिंग है। कैपिटल टी दिख जाए, ट्रू ब्रीडिंग है। स्मॉल आर कैपिटल बी, होमोजाइगस कंडीशन कहीं भी मिल जाए, ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज है वो, ये प्योर लाइन है वो। अब समझ लो जरा कि प्योर लाइन है ट्रू ब्रीडिंग होती क्या है। ऐसी कोई भी स्पीशीज ले ली मैंने, कोई भी स्पीशीज, सपोज करो कोई टॉल स्पीशीज है, कोई भी टॉल प्लांट है, इस टॉल प्लांट का मैं क्रॉस करा रहा हूं किसी के साथ, या सेल्फिंग करा रहा हूं। सपोज करो सेल्फिंग मतलब होता है अपने जैसे से क्रॉस करना, टॉल से क्रॉस करा दिया, इसका क्रॉस करा रहा हूं। तो इसने पहली जनरेशन में जब बच्चा पैदा किया, जब बच्चे बनाए तो वो टॉल थे, फिर क्रॉस कराया, फिर सेल्फिंग कराई, फिर टॉल आ गए, फिर सेल्फिंग कराई, फिर से टॉल, फिर सेल्फिंग कराई, फिर से टॉल। तो ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन हुए कौन बेटा? ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन वो हुए जिनका हर जनरेशन में क्रॉस कराने पर सेम कैरेक्टर आ रहा है, सेम ट्रेट आ रहा है जैसा कि पेरेंट्स का था। उसे क्या कहेंगे? प्योर ब्रीडिंग, सॉरी ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन। जैसे ये कैपिटल टॉल था, टॉल का क्रॉस कराया, सेल्फिंग कराई, फिर से टॉल आया, फिर क्रॉस कराया, फिर सेल्फिंग कराई, फिर टॉल आया। हर जनरेशन में अपने जैसा ही ट्रेट प्रोड्यूस कर दे, उसे क्या कहते हैं? ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन। और ये हो कब सकता है? आप दिमाग लगाइएगा, देखो दो बैक कनेक्ट कर रहा हूं। अपने जैसा ट्रेट प्रोड्यूस करे हर जनरेशन में, उसे क्या कहूंगा? ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन। और ये हो कब सकता है? अब सपोज करो अगर इस टॉल का जीनोटाइप सपोज करो कैपिटल टी है, और मैं क्रॉस करा दूं इसका कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि पापा की तरफ से ये आएगा और मम्मी की तरफ से ये आएगा। और सपोज करो कैपिटल टी स्मॉल टी आकर के आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, और कोई ऐसी जनरेशन आ गई या कोई ऐसा मेथड हो गया इसमें स्मॉल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, स्मॉल टी ने अपने आप को डोमिनेंस शो कर दिया, तो प्लांट में टॉलनेस खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? इसके लिए क्या जरूरी है कि टॉल प्लांट का होमोजाइगस होना। और होमोजाइगस मतलब क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन। तो सिंपल भाषा में आप याद रखो, ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन को ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है कि ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन, पहली बात तो होमोजाइगस कंडीशन में कोई भी जीन दिया है, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैसी भी होमोजाइगस कंडीशन हो, पहली बात तो उसे तुम ट्रू ब्रीडिंग कह देना या प्योर लाइन कह देना। और दूसरी चीज, अगर समझने की बात की जाए तो समझने की बात इतनी सी है कि हाँ साहब, जो ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ही प्रोजेनी हर जनरेशन में प्रोड्यूस कर रहा है, एग्जैक्टली सेम कॉपी। टॉल है तो सारी जनरेशन में टॉल, 10 जनरेशन तक देखा मैंने, 10 जनरेशन तक टॉल प्रोड्यूस कर रहा है, उसे क्या कह देंगे हम? ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और मैं आज क्लियर कर दूं, पूरी जेनेटिक्स अगर मैं पढ़ाऊंगा, पूरी जेनेटिक्स में एक बात याद रख लेना बच्चा, कि पेरेंट्स जो होंगे, अरे जो माता पिता होंगे ना पेरेंट्स,
वो हमेशा कैसे होंगे? हमेशा फिक्स है ये। अगर नॉर्मल क्रॉस करा रहा हूं मैं तो पेरेंट्स हमेशा कैसे होंगे? होमोजाइगस या फिर प्योर। इसलिए कहा गया है एनसीईआरटी में, पेरेंट्स आर ऑलवेज प्योर। अब प्योर क्यों कहा गया? तो यह ध्यान रखना, पेरेंट्स हमेशा कैसे होंगे? अगर सपोज करो हाइट का मैंने कैरेक्टर ले लिया तो पेरेंट्स हमेशा कैपिटल टी होंगे या स्मॉल टी होंगे? हमेशा होमोजाइगस होंगे पेरेंट्स। इसलिए होमोजाइगस है तो प्योर है। हो भाई, इसकी क्रॉस कराते रहो, इसकी सेल्फिंग कराते रहो आप आगे जाके। इसकी जितनी बार सेल्फिंग कराओगे, सेल्फिंग का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्फिंग का मतलब समझ लो जरा। सेल्फिंग का मतलब होता है कैपिटल टी था, इसी का क्रॉस या इसी की मेटिंग किसके संग करा दी? कैपिटल टी वाले के साथ। आइए मैं समझाऊंगा आपको सेल्फिंग क्या होती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है साहब, आइए कि पेरेंट्स हमेशा प्योर होंगे तो उसने क्या करा? ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज सिलेक्ट कर ली। क्या सिलेक्ट कर ली? ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज। तो सारे के सारे पेरेंट कैसे ले लिए उसने? प्योर पेरेंट लिए। अब आगे बात आती है कि उसने पेरेंट सिलेक्ट कर लिए। अब पेरेंट कौन कौन से सिलेक्ट किए उसके बेसिस पे उसने एनसीईआरटी में क्या लिखा है आपके एनसीईआरटी ने कि मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज। मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज या ट्रेट। कैरेक्टर और ट्रेट में पहले डिफरेंस बता चुका हूं, वो पिछली क्लास देख लेना जाके अगर नहीं समझ में आया तो। अब उसने क्या करा? मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज सिलेक्ट करी। अब ये बात समझना, 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज होती क्या है? मैंने पिछली क्लास में बताया था कैरेक्टर और ट्रेट। तो मेंडल ने कुछ 7 कैरेक्टर ले लिए। क्या ले लिए? 7 कैरेक्टर ले लिए। अब आपको पता है कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है बेटा? जीन। अरे भाई मेरी बॉडी का हाइट का कैरेक्टर हाइट। अब टॉलर ड्वार्फ में नहीं जा रहा हूं मैं, मेरी बॉडी का कैरेक्टर कौन सा है? हाइट कैरेक्टर है। इस हाइट के कैरेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा होगा? कोई जीन कंट्रोल कर रहा होगा। और अगर मैं बात करूं, अब टॉल हाइट है, सपोज करो मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कि हां मेरी हाइट टॉल हाइट है। अब इस टॉल हाइट को कौन कंट्रोल कर रहा होगा? उस जीन के अंदर जो एलील डोमिनेंट होगा, जो एक्सप्रेस कर रहा होगा, जो टॉल हाइट को बना रहा होगा, वो एलील कंट्रोल करेगा। तो मैंने आपको कंपैरिजन बताया था कि जीन कंट्रोल द कैरेक्टर एंड एलील कंट्रोल द ट्रेट। ये बात हुई थी हमारी पिछली क्लास में, वही चीज यहां समझाने जा रहा हूं। 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज का मतलब क्या हुआ कि 14 पेरेंट्स ले लिए उसने। भाई ट्रू ब्रीडिंग कौन? 14 ट्रू ब्रीडिंग का मतलब यही तो हो गया होमोजाइगस। अरे होमोजाइगस कंडीशन, 14 होमोजाइगस कंडीशन ले ली, मतलब 14 ऐसे पेरेंट ले लिए, 14 ऐसे माता पिता उसने पकड़ लिए जिनका जीनोटाइप या जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन प्योर था, जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होमोजाइगस था। समझ में आ गया? अब जो उसने 7 कैरेक्टर लिए, एनसीईआरटी उसके बारे में लिख रही है कि मेंडल सिलेक्टेड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल सिलेक्टेड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एक शब्द इसमें आ गया बेटा, क्या? कॉन्ट्रास्टिंग। उस कॉन्ट्रास्टिंग को समझ लो जरा। मैं 3 शब्द पढ़ा चुका हूं, देखो शब्दों की ही महिमा है। पहला शब्द मैंने क्या पढ़ाया? हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा शब्द मैंने बताया प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग, दैट इज होमोजाइगस। और तीसरा शब्द जो आज मैं लेने जा रहा हूं वो शब्द है कॉन्ट्रास्टिंग। ये इंग्लिश का शब्द है, ऐसे समझिएगा। ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर मैं 3 कलर के मार्कर यूज कर रहा हूं, ब्लू, ब्लैक और रेड। तो क्या कॉन्ट्रास्ट है? कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है कुछ अलग, डिफरेंस, अपोजिट। कुछ अलग, डिफरेंस या अपोजिट। यार मैं और ये आपस में कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब मैं अलग हूं। जैसे गोरा और काला, काला क्या है? काला अलग कैरेक्टर है, गोरा अलग कैरेक्टर है, और आपस में क्या है? ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब अपोजिट जैसे, लगभग कुछ अपोजिट जैसा। जैसे एग्जांपल में बताऊं, एक है हाइट का कैरेक्टर। अब हाइट के कैरेक्टर में एक ट्रेट है टॉल और एक ट्रेट है ड्वार्फ, छोटा। तो ये टॉल और ड्वार्फ आपस में क्या हो गए? कॉन्ट्रास्टिंग, अपोजिट।
लंबे का छोटा, गोरे का काला, ये क्या हो गए? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो मेंडल भैया ने ऐसे ही क्या लिए? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। कितने कैरेक्टर लिए? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैसे कैसे लिए उसको पढ़ते हैं। वही सीखना है आज कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से लिए। आइए, मजा आ जाएगा साहब। एक एक चीज बिल्कुल डीपली स्टडी करनी है। समझिए चीज को। मेंडल ने पी प्लांट पे काम कर रहा था, वो पी प्लांट पे काम कर रहे थे भाई साहब, पाइसम सटाइवम पे। अब उन्होंने पाइसम सटाइवम के अंदर 7 कैरेक्टर देखे होंगे। जैसे मैं अपने एग्जांपल समझा रहा हूं तुम्हें, अपने आप पी में समझ में आ जाएगा। मुझ में पहला कैरेक्टर ले लो हाइट का, कि साहब हाँ मेरी लंबी हाइट है। अब मतलब सपोज करो ह्यूमंस ले ले, ह्यूमंस। पी प्लांट को बाद में समझते हैं, पहले मैं तुम्हें ह्यूमन समझा दे रहा हूं कि ह्यूमंस के अंदर समझ लो, फिर अपने आप तुम्हें मैं पी प्लांट पे रख दूंगा तो आसानी समझ में आ जाएगा, कंपैरिजन समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या। ह्यूमंस ले लिए, पहले ले लो हाइट का कैरेक्टर, कि साहब कुछ ह्यूमंस की हाइट 6 फीट की है, कुछ ह्यूमंस की हाइट 4 फीट की है। तो एक हो गया टॉल ह्यूमन, एक हो गया ड्वार्फ ह्यूमन। तो पहला कैरेक्टर क्या आ गया? हाइट का। दूसरा आ जाओ स्किन कलर, कुछ है काले ब्लैक और कुछ है गोरे व्हाइट, तो कलर का कैरेक्टर आ गया स्किन कलर। अब तीसरी चीज आ रहा बियर्ड, किसी के है घनी बियर्ड, डेंस बियर्ड, और किसी के है पैची बियर्ड, छपका दाढ़ी। कुछ लौंडे आपने देखे होंगे बड़े परेशान रहते हैं कि यार दाढ़ी ही नहीं आती, तेल लगा लगा के परेशान है, तमाम बियर्ड ऑयल घिस डाले, तमाम रेगमाल से गाल घिस डाले, दाढ़ी नहीं आ रही। तो भैया ऐसे नहीं आएगी दाढ़ी। दाढ़ी जेनेटिक कैरेक्टर है। जीन जिस दिन एक्टिवेट हो जाएगा तुम्हारा, उसी दिन दाढ़ी आएगी, उससे पहले दाढ़ी आएगी नहीं। तुम ये सोचो कि रेगमाल और बियर्ड ऑयल लगा लगा के तमाम हम दाढ़ी उगा ले, तो दाढ़ी ऐसा नहीं आती गुरु। हाँ तो समझो, तो दाढ़ी का कैरेक्टर हो गया, एक हो गई फुल बियर्ड, एक हो गई पैची बियर्ड। तो 3 कैरेक्टर तो मैंने ऐसे ही गिना दिए। अब आ जाओ हाथ के उस पर, कि किसी की है सपोज करो जनरली जनरेशन, अब ऐसा होता हमारे अंदर, हमारे यहां 4 उंगली वाले लोग भी मिलते और 5-6 उंगली वाले लोग भी मिलते। तो एक कैरेक्टर हो गया उंगली के बेसिस पे, कि एक लोगों के पास है 5 उंगलियां, मतलब फिंगर का कैरेक्टर, एक के पास है 4 उंगलियां। तो कैरेक्टर समझ गए तुम। अब इन्हीं कैरेक्टर के अंदर 2 ट्रेट हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने ली हाइट, तो हाइट का कैरेक्टर हो गया, एक है लॉन्ग हाइट, एक है शॉर्ट हाइट। तो एक लॉन्ग और शॉर्ट क्या होगा उस कैरेक्टर के ट्रेट, तो पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूं ट्रेट और कैरेक्टर में डिफरेंस। ऐसे ही भैया पी प्लांट के अंदर, मटर के पौधे के अंदर मेंडल भैया ने 7 अलग अलग कैरेक्टर चुने। वो 7 अलग अलग कैरेक्टर क्या थे उनको समझ लीजिए, उनके क्रोमोसोम की पोजीशन समझ लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, और एज इट इज उतर जाएंगी शरीर में चीजें, और मैं आपको कहानी की तरह समझाऊंगा। देखिए मजा वही है तो याद रह जाए। तो वो हम क्या अब क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई। अब तक मेंडल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक शुरू कर रहा था, तो कैसे करता था? सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट या ट्रू ब्रीडिंग। तो वो होमोजाइगस सारे पेरेंट उसने कैसे ले लिए जिनके अंदर सुपीरियर कैरेक्टर थे या होमोजाइगस कैरेक्टर थे। टॉल वाला लिया तो कैपिटल टी वाला लिया। ऐसे समझो मेंडल ने अगर प्लांट, भाई उसने प्लांट सिलेक्ट करे होंगे बहुत सारे कि हाँ मैं इन्हें पेरेंट बनाऊंगा, मेरे उसके पास 14 माँ बाप खड़े हो गए, जाके 14 माँ बाप सिलेक्ट कर लिए उसने, 7 माँ और 7 बाप, ऐसे मान लो 7 माँ और 7 बाप। सातों जो माँ, अरे अब माँ बाप इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम ह्यूमन से कनेक्ट कर पाओ पी के अंदर। मैं तुम्हें एग्जैक्टली समझाऊंगा, बिल्कुल फील करा दूंगा तुम्हें। जैसे ह्यूमन के अंदर तुम्हें रिप्रोडक्शन में मजा आता है ना, आया स्पर्म आया ओवम आया, ऐसे ही प्लांट के अंदर भी वही मजा दिलाऊंगा कि आया पोलन ग्रेन, आया ओवम या ओव्यूल। समझ गए? ऐसे ही कंपैरिजन में बढ़ा रहा हूं बस। तो सबसे पहले ह्यूमन के अंदर समझ लो कि 7 मम्मी ले ली, 7 फीमेल ले ली, 7 मेल ले लिए। अब ये 7 जो फीमेल ली, सपोज करो ऐसे एग्जांपल समझो, ये जो 7 फीमेल ली थी ना,
अब किसी के अंदर पहला एक फीमेल के अंदर कैरेक्टर लिया, एक फीमेल को पकड़ा, उसके अंदर एक कैरेक्टर लिया कलर का, कि एक गोरी फीमेल थी, एक काली फीमेल थी, सपोज एक गोरी फीमेल थी, एक काली फीमेल थी। तो गोरी वाली का होमो, मतलब अब गोरी वाली का भी जीनोटाइप कैसे रह गया, होमोजाइगस। अब रंग से मत समझो, हाइट से समझो, रंग से कम समझो, हाइट से समझो, कि 7 फीमेल के कैरेक्टर लिए होंगे, 7 मेल के कैरेक्टर ले लिए। अब वो बस मैं इसलिए बता रहा हूं, वो डोमिनेंट रिसेसिव हम बाद में पढ़ेंगे, मैंने पिछली क्लास में डोमिनेंट रिसेसिव समझाया था आपको, लेकिन उसको हम बाद में देखते हैं। पहले सिर्फ ये समझ लो कि ये 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस है क्या। अगर हाइट का कैरेक्टर लिया है, अगर सपोज करो हाइट का कैरेक्टर लिया, HEIGHT, हाइट, तो हाइट में 2 ट्रेट आ रहा है हमारे पास, एक आ गया टॉल, एक आ गया ड्वार्फ। अगर मेंडल ने हाइट का कोई कैरेक्टर ले लिया, 7 कैरेक्टर लिए उसने, मतलब 7, 14 पेरेंट लिए हैं। अब हाइट का कैरेक्टर लिया तो 2 ट्रेट आ गया उसके पास, एक आ गया टॉल, एक आ गया ड्वार्फ। अब तुम मेल फीमेल किसी को भी मान लो यार, मेल फीमेल किसी को भी मान लो, अभी फिलहाल के लिए तुम ये मत कहना कि फीमेल को ही ड्वार्फ क्यों बनाया, चलो हम मेल को बना लेते हैं तुम्हें समझने के लिए। आओ, तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है। जब उसने हाइट का कैरेक्टर लिया तो हाइट में वो 2 चीज ले सकता था, कैपिटल टी भी ले सकता था और कैपिटल टी स्मॉल टी भी ले सकता था, लेकिन उसने क्या लिया, ट्रू ब्रीडिंग, प्योर लाइन, होमोजाइगस। इसलिए उसने ये नहीं लिया, उसने ये लिया। ड्वार्फ में बात करूं तो उसने क्या लिया, ये लिया। अगर मैं कलर की बात करूं, सपोज कलर बी बना रहा है ब्लैक कलर को और छोटा बी बना रहा है व्हाइट कलर को, तो उसने क्या लिया होगा कलर के अंदर। जैसे अगर मैं इसमें कलर की बात कर लूं, सपोज करो, तो उसने एक हो सकता है कैपिटल बी, एक हो सकता है कैपिटल बी स्मॉल बी, एक हो सकता है स्मॉल बी। तो उसने कैपिटल बी स्मॉल बी नहीं लिया होगा, उसने लिया होगा कैपिटल बी या फिर स्मॉल बी। अब मैं समझा रहा हूं तुम्हें, पी के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, किसके अंदर, पी के अंदर, वो चीज समझ लेना।